Now, we are starting today conceptual. First of all, I will explain conceptual questions of group 15. Some important questions which you must know. Now, conceptual questions. Now, some conceptual questions of group 15. देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में करूंगा नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन is regarded as why is nitrogen inert in nature? पहला क्वेश्चन, why is N2 is inert? Why is inert in nature? Inert क्यों है नाइट्रोजन? देखो बेटा, मैं ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूँ आज. देखो बेटा, नाइट्रोजन जो होता है ये लेस रिएक्टिव इसलिए है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी इसमें बहुत ज्यादा होती है, 946.6 और शॉर्टकट में 946 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इसमें होती है. सो दैट इज व्हाई इसमें अगर हम देखें इसको एनर्जी इतनी ज्यादा लगती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. सो इट्स इनर्ट इन नेचर, राइट. ये पहला क्वेश्चन आज का, बताइए क्यों है ये इनर्ट. दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे नाइट्रोजन, अगर हम इफ वी कंपेयर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, राइट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, N2 and P4, नाइट्रोजन होता है N2, फॉस्फोरस. देखो बेटा, अगर N2 की बात करूं मैं, फिर अगर कंपैरिजन होगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और फॉस्फोरस की बात करूं P4 और व्हाइट फॉस्फोर जो सबसे रिएक्टिव होता है, इट इज लाइक दिस. सो हर एक फॉस्फोरस और दूसरे फॉस्फोरस के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है. यहाँ N और N के बीच में 3 सिंगल बॉन्ड्स है, इसलिए भी नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है देन फॉस्फोरस. और क्वेश्चन आएगा, बताइए N2 क्यों लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोरस है? बिकॉज नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, फॉस्फोरस में दो फॉस्फोरस के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको ब्रेक करना आसान है. तो ये था नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन. अब मैं तीसरा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं. बताइए मुझे, जब हम सपोज मैं कह रहा हूं अमोनिया जो है, अमोनिया हाइड्राइड्स की बात में जो हमने किया है उधर क्वेश्चन है अमोनिया जो है, अमोनिया क्यों मोर बेसिक है फॉस्फीन से? तीसरा क्वेश्चन, why is ammonia more basic than pH3? इसका रीजन जो है, अमोनिया भी सेम स्ट्रक्चर और फॉस्फीन भी सेम स्ट्रक्चर, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है. दोनों में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से लेविस बेसिस है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉलर है. स्मॉलर साइज का मतलब मोर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब चार्ज, डेंसिटी का मतलब वही चार्ज बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम यहाँ पर छोटा है,
यहाँ वॉल्यूम बड़ा है फॉस्फोरस का, इसलिए यहाँ पर जो है अमोनिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा बेसिक है। तो और क्वेश्चन आएगा, बताइए अमोनिया क्यों ज्यादा बेसिक है फॉस्फीन से? तो आंसर आपको बताना, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, दैट इज व्हाई इट जो है इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इट इज मोर बेसिक, लेविस बेस का कंसेप्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए अगर मैं बताऊं आपको PCl5 जो है आयनिक क्यों है? सॉलिड PCl5 आयनिक क्यों होता है? सॉलिड PCl5 इज आयनिक, एक्सप्लेन करना है। देखो इसके लिए क्या करना आपको, PCl5 ब्रेक होता है, ये Cl देता है और बनाता है PCl4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव फर्दर PCl5 के साथ रिएक्ट कर सकता है। जो बचे हुए PCl5, कुछ PCl5 कन्वर्ट होते हैं PCl4 प्लस एंड Cl नेगेटिव, एंड दिस Cl नेगेटिव gets attached with PCl5 and forms PCl6 negative. So अगर PCl5 में अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं PCl6 नेगेटिव, लाइक हो सकता है कुछ आयंस में, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इसके साथ नेगेटिव पार्ट होता है, इसकी वजह से सॉलिड PCl5 आयनिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। लेकिन बहुत कम आयंस होते हैं, लेकिन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आयनिक स्टेट में होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCl5 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बताइए क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट, PCl5 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन आएगा, बताइए एक्सप्लेन व्हाई PCl5 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका आंसर सुनिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसमें रिडक्शन हो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा, PCl5 में PCl5 जो है इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है +5, ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है। सो इसमें +6 बन ही नहीं सकता है, इसलिए जब इंक्रीज नहीं हो सकता है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे क्या होगा, जब इंक्रीज नहीं होगा तो ये इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन इसमें नहीं हो सकती है, सो ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी नहीं बन सकता है। अगर PCl3 में लेता PCl5 की जगह, PCl3 रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बिकॉज वो +3 से +5 बना सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब इंक्रीज हो सकता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब PCl5 में एक ही चांस है, +5 से कम करना, +3 लाना या 0 लाना, ठीक है, 0 भी होता है P4 में, तो इसलिए PCl5 अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ही कर सकता है। तो मैंने पहले ही कहा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन एंड दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो PCl5 में P has a tendency to decrease its oxidation number, therefore undergoes reduction and therefore it is an oxidizing agent. ये अलग एक क्वेश्चन है, why PCl5 is an oxidizing agent, right? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए सपोज मैं आपको कहता हूं, पहले एक क्वेश्चन देता हूं, समझाता हूं अलग से। मैं कोई देखो फॉस्फोरिक एसिड लेता हूं या फॉस्फोरस एसिड लेता हूं, P डबल बॉन्ड O OH H3PO3। देखो बेटा, ये है फॉस्फोरिक एसिड, फिर मैं लेता हूं फॉस्फोरस एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, राइट। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये दो अलग अलग एसिड है। ये H3PO4 है, ये H3PO3 है। अब इनमें फर्क देख लो,
पीएच बॉन्ड यहाँ पर है, पीएच बॉन्ड जो है वो इस जगह पर पीएच बॉन्ड है ओनली, यहाँ पर तो कोई पी डैश एच बॉन्ड नहीं है। बस याद रखना आपको, OH बॉन्ड होता है एसिडिक नेचर। जब OH है तो अगर उसको पानी में डालेंगे तो H प्लस दे सकता है, तो ये एसिडिक है, ये H भी एसिडिक है, ये H भी एसिडिक है, तो 3 H प्लस दे सकता है, इसकी बेस 3 है। ये 2 ही दे सकता है, ये और ये। लेकिन जो ये वाला एक अलग सा जो है इसमें दिस पीएच, ये पीएच अगर ब्रेक होगा तो ये H देगा, H प्लस नहीं H देगा। H प्लस देता है सिर्फ पोलर बॉन्ड में, OH बॉन्ड में, राइट। जब पीएच बॉन्ड में ब्रेकिंग होगी तो H रिलीज होगा। H कोई भी सब्सटेंस जो रिलीज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखना है आपको, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, डायरेक्ट बॉन्ड है, तो वो इंडिकेट करता है इसका रिड्यूसिंग नेचर। अगर OH बॉन्ड है वो इंडिकेट करता है इसका बेसिसिटी, इसका एसिडिक नेचर। याद है H प्लस नहीं करना। सो इन दोनों को अगर मैं आप बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें 3 OH है, ये H भी निकल सकता है H प्लस, ये H भी, सो बेसिसिटी 3, फॉस्फोरस इसमें बेसिसिटी 2। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा होगा? जो H दे सकता है, H प्लस नहीं H, pH बॉन्ड, सो दिस इज रिड्यूसिंग। सो अब क्वेश्चन यही है, इसी के बेस पर बताइए H3PO2 more reducing than H3PO3, more reducing than H3PO3. This is another very important question. अब आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी आप इजीली कर सकते हो, राइट। H3PO2 मतलब एक H, यहाँ H और ये हो गया H3PO2, ये हो गया H3PO3, राइट, 3H। अब देखो दोनों में ध्यान से देख लीजिए, ये H प्लस है, ये H प्लस है, बेस 2 मोर एसिड। अगर मैं इनमें बताऊं ज्यादा एसिडिक कौन है, वो फॉस्फोरस एसिड होगा, राइट वन। ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला कम एसिडिक होगा क्योंकि एक H प्लस देगा बेस 1, इसकी बेस 2 है। अगर मैं कहूँ ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है, रिड्यूसिंग का मतलब पीएच बॉन्ड ज्यादा है, तो दिस इज मोर रिड्यूसिंग क्योंकि ये H भी दे सकता है एज H, जब ब्रेक होगा बॉन्ड ये H भी निकलेगा, यहाँ 2 निकलेंगे, यहाँ एक ही निकलेगा, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है H3PO2 इज मोर रिड्यूसिंग देन H3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, यहाँ पे समझ आया बच्चों को? शाबाश। कोई यस सर। दिक्कत है तो पूछ। ओके, शाबाश शाबाश। अब नेक्स्ट सुनो बेटा, ये मैंने बताया। अच्छा एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मैंने कराए थे, NO2 का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? NO2 is like this, is a band structure। क्योंकि अगर हम VSPR थ्योरी की बात करें, नाइट्रोजन के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, सुपर सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ हो गए 2, और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ऑर्बिटल में फ्री। तो 3 होंगे टोटल में इसके, ये 3 पेयर माने जाएंगे, तो इसका ट्राइगोनल प्लेन है, लेकिन 2 बॉन्ड से इसलिए इसका शेप आएगी बैंड शेप। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। वो अलग बात है, फिर हम एग्जैक्टली लिखेंगे तो इट इज लाइक दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन ने, हो गए 2 2 4 5, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है राइट साइड वाला। सो इसका स्ट्रक्चर है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। याद रहे जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है ये बड़ा रिएक्टिव होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव इन नेचर। उसका रीजन उसका ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा स्टेबिलिटी की ताक में रहता है, तो वो रिएक्ट करना चाहता है। तो अगर NO2 है तो 2 NO2, ये NO2 में मानता हूं यहाँ से, ये एक NO2 है, ये दूसरा NO2 में यहाँ लेता हूँ, ये सपोज दूसरा NO2 है, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसमें भी लॉन पैरेलल एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये इमीडिएटली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
और बनता है NO4। सो यही तो रीजन है NO2 अनस्टेबल होता है। जो NO2 है इट्स अनस्टेबल, इट डाइमराइजेस। डाइमराइज का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, right? So due to the presence of an odd electron on NO2, two molecules of NO2 dimerize and form N2O4. ये था नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो बड़ा एक क्वेश्चन है। एक और चीज इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको याद रखना है जितना इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये याद रख लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखा गया है जब भी किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ता है, राइट? तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर मैं आज आपको कहूं NO, ऑल्दो NO न्यूट्रल होता है, NO N2O3 और N2O5 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आप देखेंगे जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है +2, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है +3, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है +5, क्रिस क्रॉस हुआ है ना ऑक्सीडेशन। तो याद रहे ऊपर मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। आज इसमें कोई HH नहीं है, ये ऑक्सीजन स्टेट के बेस पर है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैंने आपको कहा N2O5, क्योंकि अगर इसको पानी डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनता है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो वैसे भी ऑक्साइड्स ऑफ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो बट एसिडिक में भी वही ज्यादा एसिडिक होगा जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिक नेचर। सो अगर क्वेश्चन आएगा N2O3 और N2O5 में ज्यादा एसिडिक कौन है, आप इमीडिएटली बताएंगे N2O5 ड्यू टू मोर ऑक्सीजन स्टेट हाइस्ट ऑक्सीडेशन। क्या होता है? हाँ? क्या बोल रहे हैं बेटा? इसके बाद N2O5 is dinitrogen pentoxide, N2O3 is dinitrogen trioxide, NO is nitric oxide, right? अब एक क्वेश्चन ये था, बताइए, अब एक क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, PCl5 is known, ये मैंने वैसे बताया भी था उसमें भी, PCl3 while PCl3 is not, बताइए क्यों? सॉरी NCl5 is not, NCl5 is not, बताइए डी ऑर्बिटल नहीं होता है, NCl5 में डी ऑर्बिटल नहीं होंगे इसलिए। बिल्कुल सही। फॉस्फोरस जो होता है आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर मैं करूं, CS2 3p3 3px1 3py1 3pz1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, एक्साइट होगा 3d में जा सकता है। तो फिर जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ एक बचेगा, तो एक तो 5 अनपेयर्ड है, तो ये 5 वैलेंसी शो कर सकता है, बिकॉज फॉस्फोरस में P के बाद D होता है। अब नाइट्रोजन में उल्टा है बेटा, आई एम नॉट फीलिंग देयर, मुझे बहुत हेडेक है, इसलिए थोड़ा सा स्लोली चलो, आप म्यूट सारे कर लो। नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, तो S से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बाहर वाला अब 3s है, एक शेल से दूसरे शेल इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज टेक्स प्लेस विद इन द सेम शेल। अगर 2 के बाद 2d होता तो तब होता, लेकिन 2p के बाद 2d होता नहीं है, क्योंकि d होता है 3 में ही, इसलिए ये अपनी वैलेंसी 3 ही रखता है नाइट्रोजन, 5 वैलेंसी फॉस्फोरस शो करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, राइट? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ outermost या vacant d orbitals in nitrogen, it cannot expand its valency beyond 3, right? अब एक चीज और है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता आया हुआ है, these are conceptual questions and entrance based questions,
जो मैंने कल क्वेश्चन डाले थे नीट वाले, होपफुली आपने किए होंगे, मैं उनका आंसर भी बता दूंगा, मैं डाल दूंगा वो। सिंपल क्वेश्चन सर आते जेई हैं के जो क्वेश्चन नहीं है? हैं? जेई के क्वेश्चन? हाँ, जेई क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, जेई केमिस्ट्री में तो इससे यही है कंसेप्चुअल जेई के, वो भी मैं डालूंगा, उसके पेपर के भी मैं कलेक्ट करके डाल दूंगा, कोई चिंता नहीं, ठीक। उसके क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो सिंपली आते हैं, कोई यहाँ सुनो, अगर आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गए फिर कर देना कनेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन तो बेसिक ही आते हैं, आपने देखा होगा कल कुछ एक किसी पेपर में मैंने जल्दी जल्दी 5-6 क्वेश्चन देख लिए थे, तो मैंने डाल दिया 5-10 क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। अगर मतलब नीट वाले बच्चे जो मेडिकल वाले हैं, अगर वो केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं, 40 2-4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हो सकता है डिफिकल्ट है, वो भी इस साल इजी थे, तो बाकी 40 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जेई में तो चलो 30 क्वेश्चन अगर है तो मैं ये नहीं कहूंगा 30 में 30, लेकिन 10-15 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको 11th-12th का सारा कुछ पता है, बिल्कुल बेसिक आता है, कोई हायर चीज जब तक बेसिक पता नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, पहले एक रूल है, दैट रूल इज नोन एज फॉजान्स रूल, राइट? व्हाट इज फॉजान्स रूल? जो बड़ा फॉजान्स रूल जो है, फॉजान्स रूल देता है हमें कोवलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड्स। अब कोवलेंट नेचर आयनिक कंपाउंड्स या किसी भी कंपाउंड में किसमें ज्यादा कोवलेंट नेचर है, किसमें कम है, तो उस टाइम भी हम मान लीजिए दो ही कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो फिर उनमें ही बताना है आपको ज्यादा कोवलेंट नेचर किसमें है। फॉजान कहता है कि जिसमें कैटाइन, जिसमें सेंट्रल एटम, अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो सेंट्रल एटम, आयनिक कंपाउंड्स है तो कैटाइन, जिसमें कैटाइन सेंट्रल एटम या कैटाइन छोटा होगा, तो वो जो एनाइन उसके अराउंड होगा या उसके साथ एनाइन होगा, वो उसको पोलराइज कर सकता है, मतलब वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं खींचने के टाइम, जैसे पहले ये कैटाइन है, ये एनाइन है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये कैटाइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, इस एनाइन को इसको पोलराइज करेगा, पोलराइज का मतलब ऐसे खींचेगा आउटर इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर। जब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच जाते हैं तो ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, तो कोवलेंट नेचर क्रिएट हो जाता है। सो याद रखना है आपको, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन में, तो उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर होता है। दिस इज फॉजान्स रूल, मोर द पोलराइजेशन मोर इज द कोवलेंट नेचर। ये कब होता है मोर? जब ये सेंट्रल एटम या ये कैटाइन छोटा होता है, जितना ये छोटा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर होता है। अब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन है सपोज पीसीएल, यहाँ हम ले सकते हैं दूसरा ले लेंगे, ये जरूरी नहीं कि ये ले लेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं PCl3 एंड BiCl3, सपोज आई एम टेकिंग PCl3 एंड BiCl3, दोनों कोवलेंट है, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा दोनों में से ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है, तो फिर जब कोवलेंट को हमें चेक करना है, आपको फॉजान रूल अप्लाई करना है, जिसका सेंट्रल एटम स्मॉलर है वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो ज्यादा पोलराइज करेगा इसके अराउंड वाले को, सो फॉस्फोरस इज स्मॉलर देन बिस्मथ, देयरफॉर यहाँ कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। So PCl3 is more covalent than BCl3 या BiCl3, जो according to Fajans rule, right? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस वाले में से, बताइए वाटर और H2S हाइड्राइड है, इन दोनों में H2S गैस होता है, वायलेस वाटर लिक्विड होता है, ये क्यों? जबकि हाइड्राइड दोनों है, दोनों ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स है। सर क्योंकि H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यस, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से बिल्कुल नजदीक होते हैं, तो जब ये नजदीक आएंगे तो लिक्विड स्टेट में है।
H2S में देखो, याद रखना, मैंने आपको 11th में भी कहा था, FON याद रखना है, फोन, FON, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं। फोन कॉल बताया था, CL इसके बाद, FON फोन कॉल याद रखना है। FON जो है, इन 3, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर ये 3 कभी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगी ही बनेगी, ध्यान रखना, राइट। सो इसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन अब बताऊं, सपोज अमोनिया, ये तो ऑक्सीजन का था, अब हमें अमोनिया का बताना है। यहाँ पर सब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है pH3, सेम रीजन, अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, बेटा बातें नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उससे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है फॉस्फेट से, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन पूछे बताए थे आपको, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे क्वेश्चन, वो तो करने ही करने, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ इसमें। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर इज मोर थर्मली स्टेबल देन H2S, मगर ये वाटर का आएगा, ये इस वाले ग्रुप में नहीं है, ये नेक्स्ट है। मैं यहाँ अमोनिया का बताता हूँ, अमोनिया इज मोर थर्मली स्टेबल देन pH3, वही चीज, क्योंकि NH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जब स्ट्रॉन्गर है इसीलिए लेस एसिडिक है। मैंने कहा था आपको, सेंट्रल एटम को H के साथ अगर ज्यादा बॉन्ड्स है या वीक बॉन्ड है तो ज्यादा एसिडिक, ये रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग, सो ये कम रिड्यूसिंग है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, राइट। ये था नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी है, सपोज मैं कह रहा हूँ ये ग्रुप 15 में से बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, PCl5 का स्ट्रक्चर बताओ, H3PO3 का स्ट्रक्चर बताओ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। ये हमने उधर दिखाया है, ये आपको वहां से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ये वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट। समझ आ रहा है बेटा ये कुछ चीजें, ये 15 ग्रुप से रिलेटेड हमने आज किया है, और आज मैंने 16 ग्रुप स्टार्ट किया है। देखो बेटा इसमें टाइम लगेगा, आराम से कर, जैसे एक क्वेश्चन एक आता है, बताइए PCl5 क्यों फ्यूम करता है एयर में, वाई PCl मॉइस्चर में फ्यूम्स इन मॉइस्चर, जब अगर PCl5 के साथ मॉइस्चर डालेंगे तो वहां फ्यूम्स आ जाते हैं, मतलब इरिटेटिंग आ जाते हैं, फ्यूम्स आ जाते हैं, धुआं उठता है वहां से, एंड वी कैन नॉट सिट देयर। देखो जब PCl5 को पानी डालते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है, याद रहे, तो एक बनता है PCl3 और एक बनता है इसमें HCl गैस। तो जो HCl गैस होता है ना, HCl गैस बड़ा फ्यूमिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, पंजेंट स्मेलिंग जिसको हम कहते हैं, पंजेंट होता है, इसलिए। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन एक ऐसे आ जाएगा, ये हो गया, बताओ ये फ्यूम क्यों करता है, मॉइस्चर में फ्यूम क्यों करता है। अब एक क्वेश्चन, ये 11th का भी क्वेश्चन है लेकिन आता है, बताइए PCl5 जो है इसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों नहीं है। ये मैंने उस टाइम भी कहा था, PCl5 का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, राइट, ऊपर Cl और नीचे Cl, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखो बेटा, जस्ट इमेजिन, ये 3 बॉन्ड है ट्राइगोनल के, ऊपर एक Cl नीचे एक Cl, ये ऊपर जो Cl है ये इस Cl पर भी रिपल करेगा, इस Cl पर भी रिपल करेगा, इंडिविजुअली इसकी रिपल्शन तीनों Cl पर अलग अलग होगी, लेकिन इस पर तो तीनों Cl एक साथ रिपल करेंगे ना, ये तो अलग अलग तीनों के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज मैं सेंटर में हूं, मैं एक क्लोरीन हूं, मेरे अराउंड 3 Cl और है, मैं तो तीनों Cl के साथ अट्रैक्ट करूंगा या रिपल करूंगा जो भी है, लेकिन वो तीनों मुझे इंटरेक्ट करेंगे ना एक साथ, तो इसलिए इसमें जब इंटरेक्शन और इसमें जब इंटरेक्शन ज्यादा होती है इन तीनों से, इससे इससे और इससे, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है स्लाइटली बढ़ जाती है। याद रखना है, इस बॉन्ड लेंथ को कहते हैं हम, ये होती है इक्वेटोरियल और ये होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ और एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है।
तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ. Axial bond length is always more than the equatorial bond length because of more repulsion on this axial bonds, right? ये भी एक क्वेश्चन इस ग्रुप से कभी आ सकता है, राइट? बाकी आपको जो ये क्वेश्चन आज आपको लर्न करने हैं, घर में देखना है.